फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने फेसबुक लाइव का विषय रखा है विश्वविद्यालय का उपभोक्ता समाज में रूपांतरण। जैसा कि मैंने कहा था कि हम विश्वविद्यालय की स्थिति को लेकर और उसकी कल्चर को लेकर जो स्थितियां बनी हैं उसे लेकर हम कुछ वे बातें करेंगे जो बातें अमूमन हमारे यहाँ नहीं होती, जो एकेडमिक्स के लोग भी नहीं करते, उसे इग्नोर करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में दो तरह के विश्वविद्यालय हैं। एक वे हैं जो कि प्राइवेट क्षेत्र में आए हैं और दूसरे वे हैं जो कि सरकारी क्षेत्र में, केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन जिनका प्रशासन है। विश्वविद्यालयों में जो परिवर्तन घटे हैं उन परिवर्तनों को समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले ये जानें कि जो हमारी जो शिक्षा है उस शिक्षा का जो ढांचा है, उस शिक्षा के ढांचे को निर्मित करने में हमारे संविधान की समझ क्या है। इसी प्रधानमंत्री की समझ क्या है, ये सेकेंडरी है। शिक्षा नीति की समझ क्या है, ये भी सेकेंडरी है। तो हमारा जो संविधान है वो ऐसी शिक्षा पर पाबंदी लगाता है जो शिक्षा जो गैर बराबरी को महत्व देती हो या गैर बराबरी पैदा करती हो। हमारा संविधान ऐसी शिक्षा का निषेध करता है और उस पर पाबंदी लगाने की बात करता है जो कि सामाजिक आर्थिक वैषम्य पैदा करती हो। हमारा संविधान जो है पितृसत्ता के दृष्टिकोण के प्रचार का निषेध करता है, उस पर पाबंदी लगाने की मांग करता है कि विश्वविद्यालयों में पितृसत्ता की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान जो है शिक्षा के क्षेत्र में भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक भेदभाव की शिक्षा का भी निषेध करता है, उस पर पाबंदी की बात करता है। और ऐसी शिक्षा की हिमायत करता है हमारा संविधान जो कि असहिष्णुता के खिलाफ लड़े, जो सांप्रदायिकता या फासीवादी सोच या किसी समुदाय विशेष या नस्ल या धर्म या संस्कृति या भाषा या क्षेत्र विशेष के ऊपर किसी के वर्चस्व की जो शिक्षा हिमायत करे उसका वो निषेध करता है। यहां तक कि विकलांग लोगों पर सामान्य लोगों के वर्चस्व का भी वह निषेध करता है। तो हमारी जो शिक्षा है उसका ये एक नट शेल में बेसिक पर्सपेक्टिव है जो कि संविधान में उल्लिखित है। सवाल यह है कि हमारे यहां ये शिक्षा जो है इस पर्सपेक्टिव से अलग हटके कैसे चली गई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया, इसकी मैं इस बातचीत के अंत में चर्चा करूंगा। लेकिन ये जो संविधान में उल्लिखित लक्ष्य है, इस उल्लिखित लक्ष्य को क्या हमारा जो शिक्षा का ढांचा है वो हासिल कर पाया। कुछ जो मोटी मोटी सच्चाइयां हैं जिनको के कायदे से देखेंगे तो बहुत सारी चीजों को लेके आंख खुलेगी। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि जो हमारी जो 12 तक की एजुकेशन है तो पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक आते आते मात्र 12 से लेके 15% विद्यार्थी या 1-2% बड़े हैं ये कर सकते हैं कि 15 से लेकर 17% विद्यार्थी ही 12 को क्रॉस कर पाते हैं, बाकी सब ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और इसमें भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं, वे मुश्किल से 10 या 11% 12 को क्रॉस कर पाते हैं।
जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले विद्यार्थी हैं वे मात्र 9% 12 को क्रॉस कर पाते हैं। अनुसूचित जातियों के 8% और अनुसूचित जनजातियों के महज 6% विद्यार्थी 12 को क्रॉस कर पाते हैं। रिजर्वेशन के रहते हुए, संवैधानिक व्यवस्था के रहते हुए, इसका मतलब यह है कि हमारे यहां की जो शिक्षा है, उस शिक्षा का जो ढांचा है, उसमें 92% के करीब जो दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वे आरक्षण के बावजूद ट्वेल्व क्रॉस नहीं कर पाते। तो जो लोग आरक्षण को लेकर इतना हायतुआ मचाए हुए हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण से बहुत संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण हुआ है, वे एकदम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के आंकड़े बताते हैं कि 92% के करीब दलित और आदिवासी वो 12 क्रॉस नहीं कर पाते। सवाल यह है कि ये जो बच्चे हैं जो कि 12वीं तक ही ड्रॉप कर गए, समस्या यह है कि ये संख्या कैसे बढ़े, ये जो ड्रॉप कर गए ये आगे कैसे जाएं। यहीं पर सवाल आता है कि क्या हमारे यहां शिक्षा नीति ने इन वर्गों के बच्चों के आगे विकास की संभावनाओं को प्रशस्त किया या और कम किया। दो एक सूचनाएं और है जिससे कि आप इस पूरे ढांचे को, जो मैं कह रहा हूं कि विश्वविद्यालयों को कंज्यूमर सोसाइटी में कैसे कन्वर्ट किया गया, इसको समझने में आपको वो सिंबॉलिकली मदद कर सकती हैं। वो चीजें वो ये कि 1985 में शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय में कन्वर्ट किया गया, और जिस समय शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मानव संसाधन मंत्रालय किया गया, तो उसका अब उद्देश्य ही बदल गया। और यह साधारण परिवर्तन नहीं था, यह नाम मात्र का परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही बुनियादी नीतिगत परिवर्तन था। हम सब लोग जानते हैं कि 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने रिप्लेस करके एक नई एजुकेशन पॉलिसी घोषणा की है, मैं उसको लेके पहले एक बार फेसबुक लाइव में बोल चुका हूं। वो 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई, उसको बाद में 1992 में संशोधित किया गया, और यह वह एजुकेशन पॉलिसी है जो कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को, उसके लक्ष्य को, उसके उद्देश्य को वो बुनियादी तौर पर बदल देती है। मेरा नरेंद्र मोदी से सिर्फ एक ही सवाल है कि उनका कांग्रेस को लेकर विरोध जायज है, कांग्रेस से उनकी राजनीतिक दुश्मनी भी जायज है। सवाल यह है कि कांग्रेस ने जिस नीतियों को आधार बना के शिक्षा नीति का निर्माण किया था 1986 में, नरेंद्र मोदी ने क्या उन बुनियादी नीतियों को और लक्ष्यों को अपनी नई पॉलिसी में छोड़ दिया? जी नहीं, बल्कि बढ़ चढ़ के उसमें और आगे गुणात्मक तौर पर छलांग लगाई है। क्योंकि जो 1986 में जो शिक्षा नीति लाई गई थी, जो कि बाद में 1992 में संशोधित की गई, उस संशोधित शिक्षा नीति के जरिए नव्य आर्थिक उदारीकरण के शिक्षा के मॉडल को, यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों के हिसाब से शिक्षा का मॉडल तैयार किया गया। और यही वह बहुत बड़ा डिपार्चर था जिसने कि बहुस्तरीय भेदभावपूर्ण शिक्षा संरचनाओं को, शिक्षा नीति को हिंदुस्तान में संप्रसारित किया। क्योंकि ये जो
1986 की जो शिक्षा नीति थी, जिसके चेयरमैन पीएन श्रीवास्तव हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। संयोग की बात थी, जिस समय ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ उस समय मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था। उस समय भी हमने बहुत तीखी आलोचना की थी इसकी कि ये एकदम शिक्षा में पलीता लगाने वाली नीति है। दुर्भाग्य से पीएन श्रीवास्तव आज जिंदा नहीं है, लेकिन पूरी शिक्षा व्यवस्था में पलीता लग चुका है। इसकी मुख्य जो थ्रस्ट एरिया था, जिस थ्रस्ट एरिया को नरेंद्र मोदी की सरकार ने ज्यों का त्यों इंटैक्ट बनाए रखा है, मसलन उस समय यह कहा गया कि करीब 3 लाख के करीब स्कूल थे जो कि निचले दर्जे पर, मतलब गरीबों की बस्तियों में, गांव में, छोटे छोटे इलाकों में, मोहल्लों में नॉन फॉर्मल एजुकेशन का काम करते थे। और इस तरह के नॉन फॉर्मल एजुकेशन के सैकड़ों सेंटर्स की उस समय स्थापना भी की गई। और यही वह समय है जिस समय के नवोदय विद्यालय की स्कीम लाई गई। नवोदय विद्यालय की स्कीम का मतलब यह कि आपने शिक्षा में भेद के ऑफिशियल बीज वपन की शुरुआत की। क्योंकि ये जो नवोदय विद्यालय थे, ये साधारण गरीब लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि ये अभिजन के लिए थे। और इनकी नींव कांग्रेस ने रखी। और वे जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जो सेंटर्स थे, जिनकी संख्या 3 लाख के करीब थी, वे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के सेंटर्स अभी भी आधे से अधिक बच्चों को, जो हमारी पॉपुलेशन के हिस्सा हैं, आधे से अधिक बच्चों को अभी भी कैटर नहीं कर पाते, अपने यहां आकर्षित नहीं कर पाते। तो हमारे यहां जो आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है बच्चों की, वो 8वीं कक्षा तक भी नहीं पहुंच पाती। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कूल में, नवोदय विद्यालय खुलने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरिट से एडमिशन की स्कूलों में परंपरा का श्री गणेश हुआ। और बताइए, बच्चों में मेरिट। और ये एकदम आपत्तिजनक और जन विरोधी नीति थी। उसी एजुकेशन पॉलिसी के एजेंडे में, जिसको के 1992 में संशोधित किया गया, उसी एजुकेशन पॉलिसी के एजेंडे में, लक्ष्य में यह शामिल था कि बड़ी संख्या में प्राइवेट कॉलेज खोले जाएं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जाएं, ऑटोनॉमस कॉलेज खोले जाएं। और उससे उसकी शुरुआत हुई। और 1990 में ही आईएमएफ और विश्व बैंक ने जो चीज सजेस्ट की, वो थी कि किसी भी तरह से आप अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको संरचनात्मक समायोजन के नाम पर निर्मित करें। और उनकी सिफारिश थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में सरकारी खर्च घटाया जाए। आप जस्ट गौर कीजिए, 91, 92 से लेकर आज तक इन 3 क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, सरकारी खर्च घटाए या बढ़ाए। नरेंद्र मोदी ने तो एकदम कंप्लीट उसे रसातल में पहुंचा दिया है।
वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी, जिसको कि पहले की सरकारों ने ईमानदारी से लागू किया, वो ये थी कि स्कूल लेवल पर, बाद में ये चीज कॉलेज पर गई, कॉलेज लेवल पर गई, फिर विश्वविद्यालय स्तर तक गई, वो ये थी कि अप्रशिक्षित और अल्पकालीन शिक्षक यानी पैरा टीचर वो बड़ी संख्या में अपॉइंट किए जाए और ये जो परमानेंट शिक्षक है इससे मुक्ति पाई जाए। तो पैरा टीचर की कल्चर की शुरुआत हुई। दूसरी चीज जो उन्होंने सजेस्ट की कि एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक कई क्लास पढ़ाएगा, एक ही कमरे में। और थर्ड जो महत्वपूर्ण शिक्षा थी वो ये बहुस्तरीय जो भेदभावपूर्ण शिक्षा है उसका विकास किया जाए। और फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि जो पाठ्यक्रम है उन पाठ्यक्रमों को साक्षरता और अंक ज्ञान तक सीमित किया जाए, खासतौर पर स्कूलों के पाठ्यक्रम को। और जो हमारा जीडीपी है उस जीडीपी का हिस्सा, उसकी तुलना में शैक्षिक बजट उसमें लगातार कटौती की जाए। तकरीबन सभी केंद्र सरकारों ने और सभी राज्य सरकारों ने ईमानदारी से विश्व बैंक और आईएमएफ की इन सिफारिशों का पालन किया और इसका परिणाम यह निकला कि बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो स्कूली शिक्षा थी, जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और बाद में जो सर्व शिक्षा अभियान नाम से जो एक मुहिम चलाई गई वो तो एकदम कंप्लीट फ्रॉड। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की एक और सिफारिश थी जिसका कि बड़ी ईमानदारी से सभी केंद्र की सरकारों ने पालन किया, राज्य सरकारों ने भी पालन किया। वो ये था कि कारपोरेट घरानों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए, स्वयंसेवी संगठनों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए और धार्मिक संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करने और प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। और ये तीनों क्षेत्रों को बेलगाम मुनाफाखोरी का अवसर प्रदान किया गया। और यह सारा का सारा पैकेज पुरानी शिक्षा नीति जो 1986 में इंप्लीमेंट की गई, जिसको कि बाद में 1992 में संशोधित किया गया। और यह जब संशोधित की गई उस समय भी लोगों ने विरोध किया उसका, शिक्षा का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज घटी वो यह कि इसने शिक्षा के अंदर भेदभाव की नींव डाली। और शिक्षा के अंदर वो जो भेदभाव की नींव डाली उसका जो सुपरिणाम निकला वो ये निकला कि अब लोग धीरे 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 सरकारी स्कूलों, सरकारी कॉलेजों, सरकारी विश्वविद्यालयों से विमुख होकर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट विश्वविद्यालयों की तरफ मुखातिब हुए। और यह प्रोपेगेंडा किया गया कि राज्य की दशा, आर्थिक दशा ठीक नहीं है, राज्यों के पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, केंद्र के पास पैसे नहीं है, इसलिए राज्य अपने पैसे जुटाए, केंद्र अपने पैसे जुटाए, विश्वविद्यालय अपने लिए पैसे जुटाएं। और अगर मान लो नहीं जुटा पा रहे हैं जैसी की स्थिति थी तो यह रिकमेंडेशन थी कि घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश की शिक्षा में अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है। और यही वह जगह है जहां से कि शिक्षा के क्षेत्र में घरेलू कारपोरेट घरानों और विदेशी पूंजी का आगमन हुआ। एक और चीज जो
तेजी से घटी, क्योंकि 1905-6 में 2004 में जब मनमोहन सिंह बने तो मनमोहन सिंह की सरकार को लेफ्ट फ्रंट सपोर्ट करता था। तो 2005-6 में ये जो 1992 की जो पॉलिसी थी, उस 1992 की पॉलिसी में कई अमेंडेड करके विधेयक पार्लियामेंट से पास किए गए, और ये वे विधेयक थे जिनके जरिए शिक्षा के पूंजीवादीकरण या कारपोरेटीकरण और विदेशी निवेश के लिए उन्हें खोल दिया गया। और यह वह जगह है जहां से कि शिक्षा के क्षेत्र से प्रैक्टिकली 90% जनता को एकदम खदेड़ के बाहर कर दिया गया। और एक और चीज सजेस्ट की गई कि शिक्षा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, शिक्षा संस्थानों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, शिक्षा के संस्थान अराजनीतिकरण की जगह हैं, शिक्षा के संस्थानों में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। तो नए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज आए और जो चल रहे थे सरकारी, उन सब में एक सिरे से एंटी पॉलिटिक्स कैंपेन बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया। और ये जो 2005-6 में जो अमेंडमेंट किए गए, ये सारे के सारे अमेंडमेंट IMF और वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन के साथ आए, और उसमें जो सबसे बुनियादी चीज घटी वो ये थी कि अब शिक्षा अधिकार नहीं रही। अब तक हमारा संविधान हमें शिक्षा को एक अधिकार के तौर पर देता था, अब शिक्षा सेवा में बदल दी गई। इसलिए अब और कहा गया कि चूंकि सबके लिए समान शिक्षा देना संभव नहीं है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वही लोग पाएंगे जो इसका पेमेंट दे सकते हैं, जो व्यक्तिगत कीमत चुका सकते हैं उनको ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। यही वह जगह थी जहां से कि शिक्षा को एक बिकाऊ माल में कन्वर्ट कर दिया गया और शिक्षा के व्यापार को अन्य व्यापार के रूपों की तरह ही एक वैध व्यापार बना दिया गया। मूल समस्या यह थी कि हमारे पास में मात्र 15-17% बच्चे थे जो कि 12वीं तक आते थे। ज्यादातर बच्चे नीचे ही ड्रॉप कर जाते थे। जरूरत थी इस बात की कि शिक्षा का विस्तार होता और कोशिश यह होनी चाहिए थी कि जो बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं वे भी ऊपर आए और शिक्षा में पार्टिसिपेट करने की संख्या बढ़े। लेकिन विश्व बैंक ने और उसके इशारे पर जो हमारे यहां नीतियां बनाई गई, उसने पहले शिक्षा सामाजिक जरूरत का और सामाजिक अधिकार का हिस्सा थी, लेकिन जो नए अमेंडमेंट 2005-6 में पास किए गए पार्लियामेंट से और जो 1992 में जो अमेंडमेंट 1986 की शिक्षा नीति में किया गया, उसने शिक्षा को उपभोग के तौर पर व्याख्यायित किया कि शिक्षा क्या है, निजी उपभोग की चीज है। आप चाहें तो आप पर्सनली पढ़ सकते हैं, आप पर्सनली पैसा खर्च करें तो आप पर्सनली पढ़ सकते हैं। यानी अगर शिक्षा एक निजी उपभोग की चीज है तो जाहिर है कि उपभोक्ता को इसकी कीमत देनी होगी। शिक्षा निजी उपभोग की चीज है, यह धारणा विश्व बैंक की थी और इस धारणा को इन टोटो लागू किया गया। और इस धारणा को लागू करने के पीछे कारण क्या दिया गया कि हमारे पास संसाधन नहीं। हर चीज के लिए संसाधन थे भारत सरकार के पास, लेकिन शिक्षा के लिए संसाधनों का अभाव था और इसके लिए ही यह कहा गया कि यह अब उन्हीं के लिए उपलब्ध होगी जो इसकी कीमत अदा करेंगे।
और ये जो गैट समझौते के तहत जो 2005-6 में जो आपने कई विधेयक पास किए, उसने कारपोरेट पूंजी निवेश और उसने विदेशी पूंजी निवेश की इसमें अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए। और यही वह जगह थी जहां से कि शिक्षा का चरित्र और शिक्षा का लक्ष्य दोनों बदल गए। पहले शिक्षा का मकसद था सामाजिक बदलाव के लिए नागरिक तैयार करना, लेकिन अब शिक्षा का लक्ष्य यह नहीं रहा। शिक्षा का लक्ष्य था बाजार की जरूरतों के अनुसार, मांग पूर्ति के अनुसार लोगों को तैयार करना। अब ज्ञान और तथ्य और उनकी जानकारी, सामाजिक बदलाव ये महत्वपूर्ण नहीं रह गए। बल्कि मांग पूर्ति के हिसाब से कहां से अच्छे लोग मिलेंगे हमें। बाजार में जरूरत है हमें टैलेंटेड इंजीनियर की, टैलेंटेड मैनेजमेंट के लोगों की, कहां मिलेंगे? सो मांग पूर्ति के लिहाज से जब शिक्षा को देखा जाने लगा तो कहा जाने लगा कि मांग पूर्ति के लिहाज से तो बढ़िया बच्चे तो मिलते हैं प्राइवेट संस्थानों में। और यही वह जगह थी जहां से कि निजी संस्थानों की तरफ युवाओं को प्रेरित किया गया, जाने के लिए मजबूर किया गया। और कहा गया कि सार्वजनिक संस्थानों की तुलना में, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की तुलना में जो निजी विश्वविद्यालय और निजी संस्थान है वो ज्यादा बेहतर शिक्षा देते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि अभी तक 1991-92 के बाद और उसके बाद 2005-6 में जो अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद जो पूंजी निवेश हुआ है, जितने भी विश्वविद्यालय खुले हिंदुस्तान में प्राइवेट, उसमें कोई भी एक भी रिमार्केबल रिसर्च नहीं हुई है। वहां रिसर्च के लिए भी पैसे लेते हैं, वहां फीस भी कई गुना ज्यादा है। उसका असर यह पड़ा कि हमारे यहां भी विश्वविद्यालयों की फीस, कॉलेज की फीस वो कई गुना बढ़ा दी गई। और ये जो कई गुना जो फीस बढ़ी, उसके तर्क क्या थे? जो वो कर रहे हो उसका पेमेंट तो देना ही होगा। और जब उपभोग कर रहे हो उसका पेमेंट जब आपको देना ही होगा, तो अब देखना होगा कि ये जो नया जो परिवेश और जो नया परिदृश्य बना है वो किससे बना है? कौन सी चीज ऐसी जिसने किस नए परिदृश्य को निर्मित किया है? यानी आप एक तरफ विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारे पर शिक्षा नीति का बेसिक ढांचा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने निर्मित किया, जिसको कि मौजूदा सरकार भी कैरी कर रही है। खाली उसने नाम और लेबल बदल दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बुनियादी चौंकाते और इंटैक्ट रखा है। क्या सिफारिश थी उनकी? उनकी सिफारिश यह थी कि शिक्षा का निजीकरण करो और शिक्षा में जो खर्च है, स्वास्थ्य में जो खर्च है, सामाजिक कल्याण के कार्यों पर जो सरकारी खर्च है उसको घटाओ, उसे खत्म करते जाओ। अब जरा एक नजर डाल लीजिए कि जो अभी लेटेस्ट बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया पार्लियामेंट में, मोदी सरकार ने जो पेश किया, उस बजट पर जरा एक हल्की सी 1-1.5 मिनट रोशनी डाल लीजिए आप। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पुरानी शिक्षा नीति में यह था कि उनके लक्ष्य था बच्चों के लिए एलिट स्कूल होने चाहिए, और वो एलिट स्कूल के कॉन्सेप्ट के तौर पर प्राइवेट पब्लिक स्कूलों की बाढ़ पैदा की गई और साथ साथ नवोदय स्कूलों की बाढ़ पैदा की गई। हर जिले में नवोदय स्कूल। सरकारी जो म्युनिसिपैलिटी के स्कूल थे वे लगातार कोलैप्स करते चले गए। अब मोदी जी का बजट देखिए। अब आप मोदी जी कैसे विश्व बैंक की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की और मनमोहन सिंह के जमाने में बनाई गई, कांग्रेस के जमाने में बनाई गई जो एडॉप्ट की गई जो नीति है, बुनियादी नीति है, जिसका के लक्ष्य है सरकारी बजट में
शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कार्यों पर खर्च में कटौती करना। हमें देखना होगा कि मनमोहन सिंह और उनके पहले जो परंपरा शुरू हुई, नरेंद्र मोदी उस परंपरा को आगे ही ले जा रहे हैं या उससे हटके काम कर रहे हैं? आपको तो हमेशा इससे परेशानी होती है कि कांग्रेस के लोग सॉफ्ट हिंदुत्व कैसे करते हैं। कांग्रेस के लोग सॉफ्ट हिंदुत्व करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सख्ती के साथ नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को, जो कि कांग्रेस के जमाने में बनी हुई थी, उनको लागू करते हैं। तो कौन सी चीज खतरनाक है? सॉफ्ट हिंदुत्व भी खतरनाक है और ये जो कठोरता से नव्य आर्थिक उदारीकरण की जो नीतियां, वर्ल्ड बैंक की जो नीतियां हैं, वे भी खतरनाक है। नरेंद्र मोदी ने जो अभी लेटेस्ट बजट 2021-22 का जो बजट पार्लियामेंट में पेश किया, उनके वित्त मंत्री ने, उनकी एक स्कीम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की योजना में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 86% की कटौती की है। यही तो विश्व बैंक की डिमांड थी। यानी 2019-20 में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए जो पैसा आवंटित किया था, उसे घटा के मात्र अब 300 करोड़ कर दिया। आवंटित कितना किया था? 2100 करोड़ रुपया। 2019-20 में 2100 करोड़ रुपया और 2020-21 में मात्र 300 करोड़ रुपया। नरेंद्र मोदी ने बड़ा प्रचार किया था, उनके गुर्गों ने बड़ा प्रचार किया था, एक बनाया था हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हैफा, जिसका बजट पिछले साल था 2200 करोड़ रुपए, जो इस साल घटा के सिर्फ 1 करोड़ रुपया कर दिया। हाइफा से कोई भी विश्वविद्यालय अपने लिए कर्ज ले सकता था, लेकिन अब कर्ज लेंगे कहां से? वो 1 करोड़ रुपया है। तो विश्व बैंक का सबसे लॉयल सोल्जर कौन? नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे लॉयल सोल्जर कौन? नरेंद्र मोदी। और अगर डाटा देखें, 2016-17 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 1416 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 2018-19 में 1393 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 2019-20 में 1380 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और 2020-21 में सिर्फ 1300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह वह पैसा है जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए, यूनिवर्सिटियों के लिए खासतौर पर दिया जाता था। अब 300 करोड़ में सिर्फ हिंदुस्तान के सारे विश्वविद्यालयों को अनुदान देगा नरेंद्र मोदी। इसका सारे देश की शिक्षा पर असर पड़ेगा, विश्वविद्यालय की शिक्षा पर असर पड़ेगा। कहां जाएंगे लोग? और यह जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, इसके तहत जो फंड आवंटित होता था, उसमें इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिए पहले, यानी इस साल से पहले 412 करोड़ रुपए रखे गए थे, जो अब घटकर सिर्फ 50 करोड़ रुपए रह गए। अनुसूचित जनजाति के लिए पहले 2 से 22 करोड़ रुपए रखे गए थे, जो अब घटकर सिर्फ 25 करोड़ रुपए रह गए। नरेंद्र मोदी का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रेम देखिए। यह सिर्फ उस झलक है जो कि बड़े स्केल पर विश्वविद्यालय की पूरी एजुकेशन को प्रभावित करेगी। पूरे देश में विश्वविद्यालय की शिक्षा इस कटौती से बुरी तरह से प्रभावित होगी। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया है?
नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, और अब नया एक उसी रेंज में उन्होंने सैनिक स्कूल और एकलव्य स्कूल, ये ही एलिट क्लास के लिए, नाम दूसरे हैं उसमें। इसका बजट बढ़ाया गया है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पूरे देश में लाखों स्कूल हैं सरकारी, उनमें से नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ 1500 स्कूल की गुणवत्ता को दुरुस्त करने के लिए पैसा खर्च करेगी। सिर्फ 1500, 140 करोड़ की आबादी में नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ 1500 स्कूलों की गुणवत्ता पर ध्यान देगी। कहां जाएंगे बच्चे पढ़ने? वो जाएंगे पब्लिक स्कूल में, वो जाएंगे प्राइवेट स्कूल में। जब कॉलेजों में विद्यार्थी पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होंगी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होंगी, तो वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। ये आपके रिसेंट बजट की स्थिति है। और ये क्यों किया गया? क्या मिलेगा इससे इनको? क्योंकि आप अब अपनी शिक्षा अगर पाना चाहते हैं तो आप पैसा खर्च कीजिए, और नहीं तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। विश्व बैंक यही तो कह रहा था कि शिक्षा तुम्हारा अधिकार नहीं है। शिक्षा को अगर पाना है तो पैसा खर्च करो, शिक्षा मिलेगी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, पिछले दिनों में एक विकसित हुई है कल्चर। वो कल्चर क्या है, जहां से मैं इस पूरे प्रसंग को जोड़ना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देखें, क्योंकि ये जो मॉडल है जहां से कि नरेंद्र मोदी अब ऑपरेट कर रहे हैं, और वे कांग्रेस के जमाने में जो बनाई गई नीति उसका बुनियादी तौर पर वे एक्सटेंशन के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं, और ज्यादा एग्रेसिवली ऑपरेट कर रहे हैं। अब शिक्षा वही पाएगा जो कि खर्च कर सकेगा। तो आपने देखा होगा कि आपके जीवन में ये जो हमने कहा ना कंज्यूमर कल्चर, कंज्यूमर सोसाइटी, क्यों कहा हमने? वो हमने इसलिए कहा कि अब एक ऐसे फेज में पूरी की पूरी इकोनॉमी चल रही है लंबे समय से। समाज विज्ञान के लोग और दूसरे लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये एक तरह से एक नए किस्म की जीवन शैली में जो परिवर्तन आया उसके साथ में शिक्षा का परिवर्तन जोड़कर देखा जाना चाहिए। सो नए किस्म की जीवन शैली कौन सी आई है हमारे बीच में? नए किस्म की जीवन शैली के दो महत्वपूर्ण सिंबल है जो हमारे बीच में दाखिल हुए हैं। एक है क्रेडिट कार्ड, यानी कार्ड की कल्चर, और दूसरा है जिसने कि सबसे ज्यादा आपको आकर्षित किया है, वो है मॉडर्न रेस्टोरेंट। मॉडर्न रेस्टोरेंट और क्रेडिट कार्ड की कल्चर, इसने उपभोग की कल्चर को एक तरह से लंबी छलांग लगाने में मदद की है। और क्रेडिट कार्ड और रेस्टोरेंट की कल्चर को व्यापक फैलाने में, व्यापक रूप में विस्तार देने में जिन चीजों ने मदद की है, वो कौन सी चीज है? वो शॉपिंग मॉल है, वो मेगा मॉल है, वो सुपर स्टोर है, वो होम शॉपिंग टेलीविजन नेटवर्क है, वो साइबर मॉल है, वो अमेजॉन है, वो फ्लिपकार्ट है, तमाम किस्म की चीजें हैं। इन सब ने मिलकर हमारी एक नए किस्म की जीवन शैली विकसित की है, जिसे कि हम लोग नए किस्म के कंज्यूमर सोसाइटी के तौर पर देखते हैं। और ये वे चीजें हैं जो कि आपकी मॉडर्न कंज्यूमर कल्चर को बना रही हैं। और यही वह चीजें हैं जिन्होंने कि सहज रूप से लोगों के जेहन में यह बात उतार दी है कि शिक्षा वो ज्ञान की नहीं, उपभोग की जगह है। और जिस चीज का हम उपभोग करते हैं तो वह तभी करते हैं जब हम पेमेंट देते हैं। तो पेमेंट दो, एजुकेशन लो। तो ये जो मास
कल्चर का और ये जो उपभोक्ता समाज का जो बृहत्तर परिप्रेक्ष्य जो आपके इर्द गिर्द परिवेश निर्मित किया गया, उस परिवेश ने उपभोग की संस्कृति को पैदा किया, आपकी जीवन शैली का हिस्सा बनाया, और उसने फिर शिक्षा को एक नॉर्मल जो कि आपका अधिकार था उसे उसने सेवा में और उपभोग में कन्वर्ट कर दिया। अब शिक्षा किस चीज के लिए? ज्ञान के लिए नहीं, उपभोग के लिए। तो जो यूनिवर्सिटीज नई जो खुली, वो यूनिवर्सिटीज आप देखिए और आपको बिल्कुल लगेगा कि वो किसी अच्छे मॉल से कम नहीं है। आप एमआईटी यूनिवर्सिटी जाइए और दूसरी यूनिवर्सिटी जाइए, तमाम किस्म के और सेंटर्स जाइए, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एकदम मॉल कल्चर से मिलते जुलते हैं। वहां हर तरह की बड़ी आधुनिक व्यवस्था है, हर चीज बिल्कुल एकदम एकदम झकाझक मिलेगी आपको। वहां जब लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा अगर बेटा यहां दाखिला लेगा तो उसे क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो वो लोग बताते हैं क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। क्लास कैसी होती है, क्लास कैसी नहीं होती है, इन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक नई कल्चर पैदा हुई, वो ये कि शिक्षा व्यवस्था को उपभोग के रूप में देखा जाए और उपभोक्ता के रूप में विद्यार्थी अपने को देखे। अब विद्यार्थी अपने को विद्यार्थी के रूप में नहीं देखता, बल्कि वह एक कंज्यूमर के तौर पर देखता है। वह देखता है कि वह जहां दाखिला ले रहा है, जहां वो पेमेंट दे रहा है, वहां पेमेंट के बदले उसे क्या सेवाएं मिल रही हैं। इसलिए शिक्षा के साथ में उपभोग का मूल्य बड़े पैमाने पर प्राइवेट विश्वविद्यालयों के आने के साथ में संप्रसारित होता है, और इसने एक नए किस्म के उपभोग के, एजुकेशन के उपभोग के परिवेश को निर्मित किया है। और ये जो परिवेश है, ये जो बाहर का जो जीवन है, वो बड़ा बोरिंग है। जो सरकारी विश्वविद्यालय, उनमें बहुत बोरिंग लाइफ है। कुछ विश्वविद्यालयों में वो रेस्टोरेंट वगैरह खुले हैं, कुछ एटीएम खुले हैं, कुछ बूथ खुले हैं, तो बच्चे बैंक खुले हैं, तो वहां जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें विद्यार्थी पढ़ने कम जाते हैं। उनके आवागमन के केंद्र के तौर पर अभी सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बिल्डिंग परिवेश कहां का है? वो प्राइवेट विश्वविद्यालय जो कि एकदम मॉल की कल्चर के अनुरूप बनाए गए हैं। तो ये जो उपभोक्ता के तरह विद्यार्थी अपने को देखे, तो वहां फिर उसकी ये मुश्किल होती है कि उसे खर्च करना है, उसके बदले में सेवा लेना। तो अब शिक्षा या विश्वविद्यालय क्या चीज के जगह रह गए? ज्ञान की नहीं, अब वो विश्वविद्यालय प्रोडक्ट की तरह देखा जाने लगा, एजुकेशन को प्रोडक्ट की तरह देखा जाने लगा, और ये जो चीज है ये जेहन में आ गई। और ये जो मास्टर है, जो प्रोफेसर है, ये कौन है? ये उस प्रोडक्ट का सेल्समैन है। अब ये प्रोफेसर नहीं है। आप देखिए, गौर कीजिए, जो नए विश्वविद्यालय आए हैं प्राइवेट, उन प्राइवेट विश्वविद्यालयों में उन तमाम लोगों को कैटर किया गया जो शिक्षा के निजीकरण का विरोध कर रहे थे। वो चाहे अशोका विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले नामी ग्रामी लोग हों या किसी और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले नामी ग्रामी लोग हों, वे इस जमाने में निजीकरण का विरोध कर रहे थे। तो जब शिक्षा का निजीकरण हुआ और विश्व बैंक और आईएमएफ के इशारे पर कॉर्पोरेट घरानों ने पूंजी निवेश किया, विदेशी पूंजी का यहां निवेश शुरू हुआ, उसके द्वार खुले, तो सबसे पहले वे लोग गए जो कि सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग माने जाते थे। हमें अच्छा लगे या न लगे, लेकिन अब लोगों में विश्वविद्यालय की नहीं, प्रोडक्ट की चेतना बढ़ रही है। कहां कौन सा प्रोडक्ट अच्छी सेवा देता है? एमआईटी का प्रोडक्ट अच्छी सेवा देता है, जेएनयू का प्रोडक्ट अच्छी सेवा नहीं देता। जेएनयू के बच्चों की फीस इसी तर्क के आधार पर बढ़ाई गई जिसकी कि मैंने आपसे चर्चा की है।
अगर आप विश्वविद्यालय को प्रोडक्ट की तरह देखेंगे तो फिर विश्वविद्यालय सेवा के ही केंद्र होंगे। विश्वविद्यालय को काम सेवा देना होगा, विश्वविद्यालय को काम रिसर्च करना नहीं होगा। किसी भी प्राइवेट विश्वविद्यालय में कोई बड़ी रिसर्च नहीं हो रही, कोई रिसर्च अभी तक सामने नहीं है। और जितने भी पीएचडी या एमफिल के कोर्स में, रिसर्च के कोर्स में लोग एडमिशन देते हैं, उनको मोटी रकम जमा करनी पड़ती है। हमारे यहाँ जो सरकारी विश्वविद्यालय, उन सरकारी विश्वविद्यालय में थोड़ा सा एक फर्क है कि अभी भी वहां जो क्राउड है, वहां जो शिक्षक हैं, उनका एक वर्ग है जो कि नई जो कंज्यूमर कल्चर है उसके अनुरूप वह सेवा अभी देने में असमर्थ है, उसका एटीट्यूड नहीं है। वहां जो विद्यार्थी भी आता है उसका भी कंज्यूमर का एटीट्यूड नहीं है। वो आता है डिग्री लेने के लिए कि किसी तरह डिग्री मिल जाए। तो वहां न तो शिक्षक का सेवा देने का भाव है, न विद्यार्थी का सेवा लेने का भाव है, बल्कि उल्टा है। पूरा फ्यूडलिज्म और सेमी फ्यूडलिज्म विश्वविद्यालयों की शिक्षा में हावी है। शिक्षक कब शिक्षा क्लास लेंगे, कब नहीं लेंगे, कितनी नहीं लेंगे, इसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती, कोई निगरानी नहीं होती। शिक्षक की जो क्लास है उसकी गुणवत्ता की कोई निगरानी नहीं होती। विश्वविद्यालय में हाईटेक कल्चर आ रही है, जगह जगह कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिए गए, जगह जगह माइक्रोफोन लगा दिए गए, जगह जगह स्क्रीन लगाई जा रही है, हाईटेक स्क्रीन लगाई जा रही है। और अब जो कोरोना काल आया तो उसमें तो हर शिक्षक हाईटेक हो गया, तो वह अब इंटरनेट से सीधे क्लास ले रहा है। तो ये जो हाईटेक में जो कन्वर्जन है एजुकेशन का, कॉलेज का, विद्यार्थियों के एक समुदाय का, सारे विद्यार्थी हाईटेक नहीं हुए, एक वर्ग हाईटेक हुआ है जो कि अब जिसने कि इस बीच में कोरोना काल में क्लास अटेंड की है, और वो हाईटेक के जरिए ही क्लास अटेंड की है। इसके प्लस माइनस दोनों हैं। मेरा सुझाव है बहस के लिए कि कोरोना काल के हाईटेक एक्सपीरियंस का नरेंद्र मोदी की सरकार फायदा उठाए और एक विश्वविद्यालय सिर्फ साइबर एजुकेशन का शुरू करे और उसकी जगह जगह ब्रांचेस शुरू करे, बजाय इसके कि वो ये यूजीसी को डिसमेंटल करके, जैसा कि वो इस साल से करना चाहते हैं, उसकी जगह हायर एजुकेशन काउंसिल बना के वो जगह जगह उसकी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं। उसकी पर पैसा खर्च करने की बजाय वो सीधे एक साइबर विश्वविद्यालय, हाईटेक टेक्नोलॉजी का विश्वविद्यालय बनाए, जो गरीब लोगों के लिए ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय में शिक्षा मिलेगी और जो अमीर लोग हैं वो हाईटेक विश्वविद्यालय में शिक्षा लें। और ये हाईटेक विश्वविद्यालय की शिक्षा सीधे उपग्रह के जरिए केंद्रित हो और लोकलाइज्ड हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, जैसे अभी है। कोरोना पीरियड में यही तो हुआ। कोरोना पीरियड में पेमेंट किसने किया? भारत सरकार ने कोई पेमेंट नहीं किया, लड़कों ने खुद पेमेंट किया, उनका जीबी उठा, उन्होंने क्लास की। शिक्षक ने खुद पेमेंट किया, उसका जीबी उठा, उसने क्लास की। शिक्षक की तनख्वाह में कटौती हुई है इस बीच में, क्योंकि शिक्षक अब घर से अब यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा है, तो उसका आपने ट्रेवलिंग अलाउंस काट लिया। अरे क्लास तो ले रहा था, ट्रेवलिंग अलाउंस क्यों काटा आपने? आपने और भी कई मदों में कटौती कर दी, लेकिन आपने फीस में कटौती नहीं की। तो विद्यार्थी को तो आपने फ्री में कुछ नहीं दिया, लेकिन शिक्षा तो कम से कम डिसेंट्रलाइज हुई, इससे क्लासेस तो हुई। मैंने एक सुझाव बहुत पहले दिया था, मैं उसे रिपीट करना चाहता हूं कि जो क्लासेस हुई हैं उन सारी की सारी क्लासेस को इंटरनेट पर उपलब्ध रखा जाए, पता तो चले, उसका
उसकी समीक्षा तो होनी चाहिए, कैसा पढ़ाते हैं लोग। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षा जरूर होनी चाहिए, मूल्यांकन जरूर होना चाहिए उसका। और ये वो समय है इस पूरे कोरोना पीरियड के एक्सपीरियंस के आधार पर नरेंद्र मोदी की सरकार एक हाईटेक विश्वविद्यालय बनाए, जो विश्वविद्यालय सिर्फ हाईटेक टेक्नोलॉजी से चलेगा। इससे सुदूरवर्ती इलाकों के वे बच्चे जो शिक्षा से जुड़ नहीं पाते, उन बच्चों को भी आप जोड़ने में सफल हो जाएंगे। सिर्फ आपको 2 काम करने हैं। नरेंद्र मोदी का उसमें फोटो जाए, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिले, फ्री में मिले। एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फ्री में मिले, जिससे कि वह यूनिवर्सिटी की फीस, कॉलेज की फीस, अपने स्कूल की फीस जमा कर सके। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिले, जिसके जरिए वह इंटरनेट से बुक परचेज कर सके, ई बुक्स परचेज कर सके। मैं चाहता हूं कि उसको, जो स्टूडेंट को जो क्रेडिट कार्ड मिले, उससे वो अपने लिए लैपटॉप या एक स्मार्टफोन परचेज कर सके, जिससे कि वो पढ़ सके। कितना पैसा है खर्च होगा इसमें? शिक्षा के डेमोक्रेटाइजेशन में और शिक्षा को सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंचाने में आपको बहुत कम खर्चे में यह काम आप संपन्न कर सकते हैं। मेरी शिक्षक संघों से भी अपील है कि वे ये डिमांड करें कि हमें भारत सरकार एक हाईटेक विश्वविद्यालय बनाए, जो कि सैटेलाइट से संचालित हो और पूरा कंप्यूटराइज्ड हो और पूरा हाईटेक से जुड़ा हो। और जरूरी शर्त एक ही है, हमारे पास में ई लाइब्रेरी हो, और उन ई लाइब्रेरीज के जरिए विद्यार्थी सहज रूप से अपने स्टूडेंट कार्ड के जरिए पेमेंट देके फ्री में शिक्षा ले सकें। और वो स्टूडेंट कार्ड एक नॉमिनल चार्ज पर 10-15 रुपए के चार्ज पर वो विद्यार्थी को दिया जाए। इससे शिक्षा के संप्रसार में मदद मिलेगी, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन नीचे हुआ है, ये डिस्क्रिमिनेशन बंद होगा। हमारे जैसे हजारों शिक्षक हैं जो घर पर हैं, जो शिक्षक कैंपस में जाते हैं, क्लास लेते हैं, उनके अलावा कैंपस के बाहर शिक्षक रिक्रूट किए जाएं और हाईटेक क्लासेस को एक प्रभावशाली प्रकल्प के तौर पर नीचे इंप्लीमेंट किया जाए। और इसके लिए बिल्कुल बाकायदा कोई सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं होगी, इसकी सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन होगा। और हर विश्वविद्यालय के अपने कोर्स होंगे, हर विश्वविद्यालय के अपनी लोकल डायलेक्ट के लैंग्वेज के कोर्स होंगे, उसके अलग अलग लैंग्वेज में उसकी शिक्षा की व्यवस्था होगी, और यह काम सैटेलाइट के जरिए किया जाना चाहिए। जब हम कंज्यूमर कल्चर को मान ही चुके हैं, जब हम हाईटेक पैराडाइम में दाखिल हो ही चुके हैं, तो क्या हाईटेक पैराडाइम में क्या डेमोक्रेटाइजेशन की संभावनाएं नहीं है? हाईटेक पैराडाइम में भी डेमोक्रेटाइजेशन की संभावनाएं हैं। आप सुदूरवर्ती इलाके में आप क्लास ले सकते हैं। मैं जब फेसबुक से फेसबुक लाइव कर रहा हूं, तो मैं फेसबुक से लाइव क्लास भी ले सकता हूं। भारत सरकार को क्या परेशानी है इसमें? शर्त एक ही है, विद्यार्थी के पास में अपने मिनिमम इंटरनेट खर्च के लिए उसके पास में एक कार्ड होना चाहिए, और वो कार्ड फ्री होना चाहिए। जैसे आप स्कॉलरशिप देते हैं, आप विद्यार्थी को, हर विद्यार्थी को स्कॉलरशिप के तौर पर स्टूडेंट कार्ड फ्री दिया जाए। शिक्षा के डेमोक्रेटाइजेशन और संप्रसार के लिए यह बेहद जरूरी है। हाईटेक सोसाइटी में जब आप दाखिल हो चुके हैं, कंज्यूमर सोसाइटी में आप दाखिल हो चुके हैं, आप कंज्यूमर सोसाइटी से बाहर निकलना नहीं चाहते, तो हम ये चाहते हैं कंज्यूमर सोसाइटी में भी बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक ऑप्शंस हैं जो कि जनता का भला कर सकते हैं। जो विद्यार्थी कैंपस में क्लास करना चाहते हैं वो कैंपस में जाएं, कैंपस खुले रहने चाहिए, कैंपस में क्लासेस होनी चाहिए। लेकिन जो विद्यार्थी हाईटेक के जरिए क्लास करना चाहते हैं, उनके लिए हाईटेक की क्लासेस की नियमित व्यवस्थाएं होनी चाहिए।
विद्यार्थी अपने एजुकेशन मटेरियल को कभी भी कहीं पर भी पढ़ सके, सुन सके, क्लासेस को कभी भी किसी भी समय सुन सके, वो इंटरनेट पर उपलब्ध होंगी। अब मैं सुन रहा था कि अब वो हरियाणा की लड़कियां शिकायत कर रही थी कि शिक्षक ऐसे समय क्लास रखते हैं जो कि अभी चल रही थी कोरोना पीरियड में, जिस समय लड़कियों को सबसे अधिक काम में, घर के काम में उलझना पड़ता है, उनको घर के काम करने पड़ते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाती। तो आप कहने के लिए आप घर पर शिक्षा दे रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन लड़कियां शामिल नहीं हो पाती, क्योंकि शिक्षक जो है, कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं सुबह लगाते हैं 11 बजे क्लास लेंगे। अब 11 बजे विद्यार्थी जब तक तैयार होके आता है तब तक मालूम पड़ा कि शिक्षक ने मैसेज लगाया मैं 4 बजे क्लास लूंगा। अब 4 बजे जब तैयार हो गया तो वो कहता है कि अब मेरे बिजली नहीं है, मैं कल क्लास लूंगा। ये बहानेखोरी भी है। हाईटेक कल्चर के डेमोक्रेटाइजेशन और हाईटेक यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट के बारे में सीरियसली केंद्र सरकार विचार करे, चाहे उस विश्वविद्यालय का नाम किसी के भी नाम पर रख दिया जाए। हाईटेक यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी उसमें दाखला ले, भारत सरकार उसकी व्यवस्था करे, भारत सरकार उसको शिक्षा दे, हर कोर्स में शिक्षा दे। हम देखते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी सस्टेन करती हैं, हम देखते हैं निकम्मे प्रोफेसर कितने दिन सस्टेन करते हैं विश्वविद्यालयों में, जो क्लासेज में जाके नहीं पढ़ाते, विद्यार्थियों की शक्ल नहीं देखेंगे। अमेरिका के कई विश्वविद्यालय जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है, हाईटेक यूनिवर्सिटी के निर्माण पर, उसके सैटेलाइट, इन सब के खर्च, लेकिन वह जो टोटल अभी आप जिस तरह से खर्चा कर रहे हैं उसकी तुलना में वह खर्चा बहुत कम होगा। आप एक शिक्षक को बुलाइए, उसे बढ़िया से 5,000 रुपया दीजिए, 10,000 रुपया दीजिए, उससे एक पीरियड कराइए। आप महीने में 10 पीरियड कराइए, उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आपको 1 लाख रुपए में हजारों लाखों विद्यार्थियों के लिए उसका लेक्चर मिलेगा। इससे वे लोग भी खुश होंगे जो परंपरागत शिक्षा से खुश नहीं है, परंपरागत शिक्षक से खुश नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे जो कैंपस का जो ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस है वो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बदले में हम ये तो कह सकते हैं कि कम से कम घर घर सस्ती शिक्षा तो पहुंचेगी। यह सच है कि अधिकांश विद्यार्थी कैंपस शिक्षा के पक्ष में है, लेकिन आपने 70 साल में सारे विद्यार्थियों के लायक कैंपस नहीं बनाए, सारे विद्यार्थियों के लायक स्कूल नहीं बनाए, सारे विद्यार्थियों के लायक कॉलेज नहीं बनाए। लेकिन हाईटेक ने आपको यह अवसर दिया है कि आप सारे विद्यार्थियों के लिए मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं, कम से कम खर्चे में शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। तो आपने जो शिक्षा को खरीदने की जो मनोदशा तैयार की है, उस मनोदशा को मैं चाहता हूं उसका लोकतांत्रिकीकरण किया जाना चाहिए। सैटेलाइट शिक्षा के जरिए, टीवी के जरिए, वीडियो टेप के जरिए, कंप्यूटर आदि के जरिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के जरिए इस शिक्षा का प्रसार हो सकता है। और आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ विद्यार्थी के लिए एक स्टूडेंट कार्ड इशू करना है, क्रेडिट कार्ड। उस क्रेडिट कार्ड के बल पर वो अपनी फीस दे सके, अपनी रीडिंग मटेरियल खरीद सके, अपने लिए जरूरत की जो मिनिमम चीजें हैं शिक्षा से जुड़ी उनको परचेज कर सके, मसलन मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये परचेज कर सके, बजाय इसके कि आप लैपटॉप इलेक्शन में चुनावी वायदे के तौर पर बांटे और वोटों का मैनिपुलेट करें। यह काम बीजेपी भी कर चुकी है, दूसरी पार्टियां भी कर चुकी हैं। विद्यार्थियों का हक है, जब समाज हाईटेक में दाखिल हुआ है तो विद्यार्थियों का हक है कि उनके पास में हाईटेक के इंस्ट्रूमेंट हो और सरकार उन्हें फ्री में दे।
आप जो हाईटेक यूनिवर्सिटी बनाएंगे उसमें एकदम सेंट्रलाइज स्टूडियोज होंगे और जिसमें कि लोग लेक्चर देंगे जाके, वो रिकॉर्ड होंगे, वो टेलीकास्ट होंगे, वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे जैसे यूट्यूब पर उपलब्ध रहते हैं। और इससे लाइब्रेरी को भी समृद्ध करने में, मल्टीमीडिया लाइब्रेरी को भी समृद्ध करने में हमें मदद मिलेगी और इससे इंटरनेशनल लाइब्रेरी और ज्ञान की लाइब्रेरी को भी समृद्ध करने में मदद मिलेगी। और घर बैठे लोग अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर, अपने स्मार्टफोन पर सामग्री प्राप्त कर पाएंगे और विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर प्रोफेशनल कोर्स कम से कम खर्चे में हासिल करने में मदद मिलेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो हाईटेक शिक्षा है, इस हाईटेक शिक्षा को अभी तो आपने क्या किया कि अभी जो हाईटेक जो आपने ऑनलाइन शिक्षा दी, इसमें किसका खर्च हुआ? इसमें विद्यार्थी का खर्च हुआ, इसमें शिक्षक का खर्च हुआ, सरकार का पैसा नहीं खर्च हुआ। इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस हाईटेक एक्सपीरियंस को वो हाईटेक विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करे, हाईटेक विश्वविद्यालय बनाए। जो शिक्षक हाईटेक विश्वविद्यालय के लिए हायर किए जाएं, जिनके लेक्चर क्लासेस हायर की जाए, उनको अच्छा पेमेंट दिया जाए और विद्यार्थियों को फ्री पढ़ने की, मिनिमम फीस पर पढ़ने की सुविधा दी जाए। विभिन्न विश्वविद्यालयों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य में अपने पाठ्यक्रम बनाने की उन्हें अनुमति दी जाए और ये जो शिक्षा है इसे समवर्ती सूची से निकाल के राज्यों के क्षेत्र में डाला जाए। जो हाईटेक विश्वविद्यालय होंगे उनका लक्ष्य होगा अधिक से अधिक ज्ञान लोगों तक पहुंचाना, नए ज्ञान को पहुंचाना। जो हमारे यहां ट्रेडिशनल टीचर हैं, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, वे शुरू में हो सकता है इसका विरोध करें, लेकिन इस बार तो कमाल है, ट्रेडिशनल टीचरों ने हाईटेक एजुकेशन, हाईटेक क्लासेस ली हैं, कंप्यूटर के जरिए क्लासेस ली हैं और यह उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। तो नया जो हाईटेक यूनिवर्सिटी होगी, वो नया जो हाईटेक यूनिवर्सिटी होगी, उसका वो पूरी की पूरी जो कैंपस होगा वो कंप्यूटर आधारित कैंपस होगा। या हम ये कहते हैं साइबर कैंपस होगा, वर्चुअल कैंपस होगा, ये भी कह सकते हैं। अंत में वो ये कि अगर हम इस हाईटेक एक्सपीरियंस को जो कोरोना पीरियड में हमने अर्जित किया है, इस हाईटेक एक्सपीरियंस को हम मेटलाइज करने में समर्थ होते हैं, तो आप तय मानिए ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा विस्फोट होगा। और यह एक तरह से शिक्षा के अंदर एक लंबी छलांग मानी जाएगी। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इस सुझाव को मानती है तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी लंबे समय तक हिंदुस्तान के लोगों के मन में राज करेंगे। सब जगह राशन मिल सकता है, एक राशन एक राष्ट्र का नारा लगाया जा सकता है, तो यार एक हाईटेक यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा सकती कि एक यूनिवर्सिटी एक विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी अलग अलग अपने अपनी भाषाओं में पढ़ें, उसमें हर राज्य को इसका फंड दिया जाए, सैटेलाइट दिए जाए। हम सैटेलाइट बनाने में, सस्ते सैटेलाइट बनाने में एक्सपर्ट हैं। हम आराम से अपने देश के लिए 30-40 सैटेलाइट, हर राज्य के लिए एक सैटेलाइट हम लॉन्च कर सकते हैं। हम यहां तक कि हर विश्वविद्यालय के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। तो नया नारा क्या होना चाहिए? इस कंज्यूमर सोसाइटी के ऑल्टरनेटिव के तौर पर नया नारा होना चाहिए, एक देश, विविधतापूर्ण शिक्षा और हाईटेक शिक्षा। सस्ती शिक्षा,
सबके लिए शिक्षा। इससे टेक्नोलॉजी के प्रति हमारा रवैया बदला। टेक्नोलॉजी के प्रति हमारा रवैया भी क्या है, यूज एंड थ्रो का है, उपयोग किया और फेंक दिया। टेक्नोलॉजी भी हमेशा के लिए बदल जाएगी, उसके प्रति हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा। और ये जो समय आधारित जो केंद्रित जो शिक्षा है, सुबह क्लास होनी है 10 बजे, शिक्षक दौड़ के जा रहा है, विद्यार्थी दौड़ के आ रहा है, ये जो समय आधारित क्लास है, जैसे क्लास में आए करना है वो करे, लेकिन जो लोग हैं, जो लड़के हैं बाजार में काम कर रहे हैं, कहीं असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई लड़का मनरेगा में काम कर रहा है, कोई फल की सब्जी की दुकान पर काम कर रहा है, कोई गरीब लड़का है, वह लड़का कैसे पढ़ेगा? वह जब फुर्सत होगी पढ़ लेगा। तो ये जो समय से बधा हुआ जो कॉन्सेप्ट था शिक्षा का, ये बदल जाएगा। और अब शिक्षा प्रोफेसर पर निर्भर नहीं होगी। हजारों साल तक हमने प्रोफेसर और शिक्षक के और छात्र के संबंध पर निर्भर शिक्षा का निर्माण किया है, लेकिन हाईटेक एक ऐसी चीज है, अगर इसके जरिए शिक्षा के प्रसार की प्लानिंग की जाए तो भारत जैसे देश में इससे बहुत बड़े स्केल पर शिक्षा में एक रिवॉल्यूशन पैदा किया जा सकता है। और ये क्लासरूम का जो प्रभुत्व है और क्लासरूम में जो शिक्षक का प्रभुत्व है, ये प्रभुत्व खत्म हो सकता है। एक फर्क है, क्लास में शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं तो टू वे प्रोसेस होता है, विद्यार्थी पूछ भी सकते हैं। लेकिन हाईटेक एजुकेशन में ये दिक्कत होगी कि ये टू वे प्रोसेस नहीं होगा, वन वे प्रोसेस होगा। इसका कोई विकल्प, इंटरेक्शन का भी विकल्प निकाला जा सकता है। इंटरेक्शन का वैल्यूज तो है शिक्षा में, तो उसमें ये व्यवस्था की जा सकती है कि विद्यार्थियों के सवाल हों, उन सवालों के लिए भी अलग से सेशन रखे जाएं। तो यहां जो एक्सचेंज है, हाईटेक क्लास में जो एक्सचेंज है, वो सिंबॉलिक एक्सचेंज होगा। यहां सही रूप में मास्टर के साथ में विद्यार्थी कोई संपर्क नहीं होगा, वो उसका संपर्क होगा अपने मटेरियल के साथ। अब वो जो भी संपर्क होगा कंप्यूटराइज या टेलीवाइज चीज के साथ होगा, और इसका परिणाम ये होगा कि वे अनेक चीजें जो शिक्षा में प्रचलन में है, शिक्षक के जीवन में प्रचलन में है, उन चीजों को विद्यार्थी छोड़ देगा। ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक पॉसिबिलिटीज तो है कि ये एक तरह से कंप्यूटराइज जो कम्युनिकेशन है, ये एक तरह से माइंडलेस एफर्ट्स की तरह सामने आएगा। विद्यार्थी सामने होता है तो शिक्षक के लिए दिमागी कसरत करनी पड़ती है, लेकिन यहां कोई कसरत नहीं करनी होगी। तो मैं चाहता हूं कि हाईटेक शिक्षा तो हो, उसके लिए हाईटेक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाए विद्यार्थियों के लिए, और सरकार इस हाईटेक विश्वविद्यालय के डिसेंट्रलाइज मॉडल को पूरे देश में लागू करे। शिक्षक समाज इस पहलू पर विचार करे। यह पूरी की पूरी शिक्षा नरेंद्र मोदी को जो एक तरह से फेवरेट चीज है ना, कैशलेस सोसाइटी, कैशलेस एक्सचेंज, ये पूरी की पूरी शिक्षा कैशलेस होगी। और जो कैशलेस है वो चेकलेस भी है, इसमें कोई चेक भी नहीं होगा। जो वैसी शिक्षा है, ट्रेडिशनल शिक्षा, उसमें चेक भी है, लेकिन इसमें कोई चेक नहीं होगा। जो कैशलेस है वो चेकलेस भी होगा। जो नया जो हाईटेक विश्वविद्यालय होगा वो चेकलेस होगा, उसमें चेकिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। विद्यार्थी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक ही कार्ड होगा जिसके जरिए वो विद्यार्थी प्रवेश करेगा। जैसे कि हम लोग किसी के दरवाजे में, हाईटेक दरवाजे में घुसते हैं तो कार्ड लगाते हैं, तो वो उस कार्ड का उपयोग करेगा, और उस कार्ड के उपयोग के जरिए वो सारी चीजों के संप्रसार में उसको मदद मिलेगी। उसे ई बुक डाउनलोड करनी है, उसे फीस जमा करनी है, उसे अपने इक्विपमेंट खरीदने, वो सब चीज उससे कर सकता है, और ये सब बिना पैसे के होगा। इससे व्यापारिक उत्पादन में
कंज्यूमर कल्चर के जो अभी बैठ गया है सिस्टम, उसको ब्रेक करने में, उसमें हाई जंप पैदा करने में मदद मिलेगी। आप सोचिए कि अगर आपने एक विद्यार्थी के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किया कि वो अपने स्मार्ट कार्ड से अपने लिए स्मार्टफोन खरीद सकता है, तो हिंदुस्तान में कितने विद्यार्थी अचानक स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे? अभी स्थिति यह है कि आपको 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ परिवारों को, आपको 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है, उनके पास खाने के लिए नहीं है। वो पढ़ेंगे कहां से बच्चे उनके? तो आप जैसे राशन दे रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए हाईटेक कार्ड दीजिए, हाईटेक यूनिवर्सिटी की शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। और यह वह कार्ड होगा जिसको कि विद्यार्थी एटीएम की तरह, जो आपने एटीएम की कल्चर जगह जगह डेवलप की, वो मैं चाहता हूं कि वो एटीएम की कल्चर विद्यार्थी के एजुकेशन की कल्चर का एकदम हिस्सा बने। और ये हाईटेक यूनिवर्सिटी जो होंगी वो एक्चुअल में स्वाध्याय के केंद्र होंगी। विद्यार्थी का यहां सिर्फ इमेजों के साथ संबंध होगा और इस काम में बहुत कम खर्चा आएगा। तो अगर विश्वविद्यालयों को बचाना है और विश्वविद्यालयों के निजीकरण को बचाना है, भारत के मध्यवर्ग, निम्न मध्यवर्ग, गरीबों की जो एजुकेशन के नाम पर हो रही लूट से उनको बचाना है और सरकार को संविधान के प्रति अपने दायित्व को निभाना है, तो सरकार सबसे पहले, हम ये नहीं कह सकते कि हम कंज्यूमरिज्म को एकदम खत्म कर देंगे। मैं तो चाहता हूं कंज्यूमरिज्म रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कंज्यूमरिज्म में ये जो कंज्यूमर है इसकी रक्षा की जाए। और यहां कंज्यूमर है विद्यार्थी, यहां कंज्यूमर के तौर पर जो प्रोडक्ट है, कंज्यूमर कल्चर के तौर पर प्रोडक्ट है, वो है शिक्षा। तो शिक्षा को हाईटेक शिक्षा में कन्वर्ट किया जाना चाहिए और यह फ्री होनी चाहिए, नॉमिनल चार्ज होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी दाखिला लेता है तो आप उससे 2 रुपया ले लें, इससे ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए। 2 रुपया 3 रुपया फीस लें, उसके कार्ड से लें आप। और इससे हिंदुस्तान में शिक्षा के प्रसार में मदद मिलेगी। मेरी बात अभी जिन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है कुछ साल बाद उन्हें यह बात सही लगे, क्योंकि ये जो कोरोना पीरियड का जो 1 साल से अधिक का जो एक्सपीरियंस है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, 30%, 25%, 40%, 60% विद्यार्थियों ने वो क्लासेस की हैं। इसको एक सॉलिड पॉलिसी स्टैंड के तौर पर कन्वर्ट किया जाना चाहिए। और यही वह जगह है जहां से कि एक पैराडाइम शिफ्ट, या हम ये कहें कि जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो शिक्षा के निजीकरण की नीति है, उसका एक प्रत्युत्तर तैयार किया जा सकता है। विद्यार्थी पे करेंगे, लेकिन वो पे करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए। वो क्रेडिट कार्ड सरकार देगी, वैसे ही जैसे राशन कार्ड सरकार देती है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।